हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपने डिस्कशन को हम अब आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पर्शियन सोर्सेस को पढ़ा था, अगर आपको याद हो। जैसे हमने वकीयत मुस्ताकी को हमने देखा, हमने अब्बास खान सरवनी का सोर्स पढ़ा था। एंड देन अब हम आगे कुछ सोर्सेज हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो अब अगला जो सोर्स है, जो अगला फारसी सोर्स हमें मिला है, जो पर्शियन सोर्स हमें मिला है, उसका नाम है आफ्टर दैट उसका नाम है तज़किरातुल वकियत। तो अगली जो पुस्तक मिली है हमें फारसी जो परंपरा में, पर्शियन परंपरा में, उसका नाम है तज़किरातुल वकियत। और इसको लिखी है, इसके जो पोएट हैं, ऑथर है, उनका नाम है जौहर अफ्ताबची। जौहर अफ्ताबची। तो नाम आप प्लीज इसका याद रखिएगा। और लगभग ये 1585 के आसपास इसको लिखना शुरू किया गया था जौहर के द्वारा। अब ये जौहर साहब कौन है? दरअसल अभी हम हुमायूं में हैं, जरा आप हल्लू हल्लू चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। अभी तक हमने जो बात करी है, आपको याद होगा, हमने मुस्ताकी से लोधी डायनेस्टी की बात करी थी, सूर डायनेस्टी की बात करी थी, और इसी को अब्बास खान सरवनी में आगे बढ़ाया था। अब हम हुमायूं को डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना। देन आगे अकबर आएंगे। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे हमने डिस्कस करने हैं। तो अभी हम हुमायूं में हैं। सो तज़किरातुल वकियत बुक का नाम है, जिसको जौहर अफ्ताबची ने लिखा है। और जौहर अफ्ताबची जो थे, ये हुमायूं के सर्वेंट थे। ये हुमायूं के बेसिकली सर्वेंट थे। तो हुआ क्या था, दरअसल जौहर हमारे ईरान में पैदा हुए थे, ईरान में थे ये। और हुमायूं से इनकी भेंट वहीं ईरान में होती है। तो ईरान में हुमायूं ने कैसे, जब उनको बैटल ऑफ चौस और बैटल ऑफ कन्नौज टू बी मोर प्रिसाइजली, जब वो उसके बाद हार गए थे शेरशाह सूरी से, एंड देन जब हुमायूं फिर ईरान भागते हैं, काबुल में, कंधार में, कैसे वो वहां पे जीतते हैं, और उनके हुमायूं के अपने भाई के साथ जो टेंशन्स थे, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। ये सारा हमें जौहर अफ्ताबची ने बताया है। तो दरअसल हुआ क्या था, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो जौहर अफ्ताबची ये लिखना कब शुरू करते हैं इस किताब को? अपने बिल्कुल ओल्ड एज में, मतलब बहुत बूढ़े हो गए थे, अपने कुछ अंतिम वर्षों में वो इस किताब को लिखते हैं अकबर के कहने पे। सो अकबर इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब, मैं अपने वालिद साहब के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, प्लीज आप इसको लिखिए। फिर अकबर के कहने पे जौहर अफ्ताबची अपने रेमिनिसेंसेस से, अपनी मेमोरीज से वो लिखते हैं। तो अगर आप इस किताब को देखेंगे, खैर आज के डेट पे तो एक ही मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है, ओरिजिनल जो बचा है। बाकी तो जो वर्क हमारे पास है वो रिवाइज्ड वर्क है, वो ओरिजिनल नहीं है, रिवाइज्ड है, किसी और ने लिखा है फॉर एग्जांपल। तो ओरिजिनल एक ही मैन्युस्क्रिप्ट है, वो भी आपको लंदन में आज देखने को मिलेगी। तो वो लंदन में आज पड़ी है, तो मेमोइर्स के थ्रू यहाँ पे उन्होंने लिखा है। तो अगर आप इसकी सेग्रीगेशन को देखें, इस पुस्तक को देखें, तो इसमें लगभग 34 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो अराउंड 34 चैप्टर्स के आसपास है, जिसमें शुरुआत के जो 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4, वो बात करते हैं बैटल ऑफ चौस तक, टिल बैटल ऑफ चौस। हुमायूं जब आते हैं सत्ता में, और बैटल ऑफ चौस जब होती है, उससे पहले पहले की कहानी उसमें बताई गई है। 5वां चैप्टर और 6ठे चैप्टर में आपको 2 युद्ध के बारे में डिस्कस किया गया है। एक तो चौस का जो युद्ध है, चौस का युद्ध, जो कि अगेन हम सब जानते हैं 1538 में होता है। और फिर कन्नौज का जो युद्ध होता है, जो कि 1540 में होता है। एंड देन 7 से 19 जो चैप्टर्स हैं, इसमें वाइड विविड डिस्क्रिप्शन आपको हुमायूं का मिलेगा उनके ईरान विजिट के बारे में। जब वो ईरान जाते हैं, काबुल, कंधार जो है, कंधार का कैसे वो कैप्चर करते हैं, काबुल के बारे में बताते हैं, राइट। ये सब आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं, लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं, उसमें फिर हुमायूं कैसे इंडिया को रीगेन करते हैं, इंडिया को कैसे वो दोबारा से जीतते हैं। उसके बाद उनकी जो डेथ होती है 55 में, एंड देन 56 में
कैसे जो है अकबर आते हैं एक माइनॉरिटी के तौर पे, एक माइनर के तौर पे सत्ता में आते हैं, ये सारा आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं, ये जो किताब है तस्किरातुल वकियत, ये टोटली हुमायूं को कवर करती है, हुमायूं के पीरियड को बताती है। नाउ तो थोड़ा बहुत अगर हम डिस्कस करें, हमें कहां से पता चला, हमें कैसे पता चला कि जौहर जो है ये हुमायूं के गुलाम थे? क्योंकि एक छोटा सा किस्सा होता है, मैं आपको बताता हूं। अभी हम आगे उसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे इनके भाई थे। दरअसल हुमायूं के जो भाई थे उनका नाम था मिर्जा कामरान, नाम याद रखेंगे आप। सो जो मिर्जा कामरान थे ये हुमायूं के ब्रदर थे, भाई साहब थे, भाईजान थे। और मिर्जा कामरान ने क्या किया था, लाहौर, काबुल, काबुल में कब्जा कर लिया था। कैसे करते हैं वो हमें आगे एक दूसरी किताब से पता चलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा पार्ट्स एंड पीसेस में आपको बताना चाह रहा हूं, डिटेल से आगे बताऊंगा। तो एक सोर्स हमें दरअसल उस किताब में देखने को मिलता है जिसमें हुमायूं कहते हैं, जब ये युद्ध हो गया सारा उसके बाद की कहानी है। तो हुमायूं कहते हैं आफ्ताबची को, जौहर आफ्ताबची को मिल तो गए थे ईरान में जब वो थे, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा 51 की बात है, ये 1551 की, उससे पहले तो मिल गए थे राइट ईरान में। तो हुमायूं आफ्ताबची से कहते हैं कि तुम जाओ और मेरे भाई को अंधा कर लो, उसको ब्लाइंड कर लो, तुम जाओ उसके पास और उसे अंधा कर लो। तो यहाँ पे जब वो जाते हैं कामरान के पास और वो कामरान से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे भाई को पिछले 19 सालों से जानता हूं, मैं तुम्हारे भाई को लास्ट 19 ईयर से जानता हूं, उसकी सेवा में हूं, उसकी सर्विस में हूं। तो अगर हम यहाँ से मोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे, 51 से अगर हम 19 साल माइनस कर दें तो 30-32 ऐसी कुछ आ रहा है, तो मतलब तब से वो जान रहे हैं राइट। तो 19 साल एक फिगर है, करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट आप इसको ऐसे समझिए राइट। तो वो उससे पहले से ही जानते हैं, जाहिर सी बात है ईरान में मिले होंगे, पहले गए होंगे वो, लेकिन युद्ध बाद में हुआ होगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की तरह बताती है कि 19 साल से वो हुमायूं को जानते हैं, तो जाहिर सी बात है 30-31 के आसपास, 1531 के आसपास से वो आप मिले होंगे, वो जान पहचान हुई होगी ईरान में। देन आगे वो अपने किताब में, हुमायूं जब ईरान गए, ठीक है, ईरान वो पहले भी गए होंगे युद्ध से पहले जैसे कि मैंने कहा, लेकिन जब ये युद्ध हो गया, जब ये कन्नौज का युद्ध हो गया और हुमायूं जब अपनी जान बचाने के लिए ईरान भागे, तो उस समय ईरान के जो राजा थे उनका नाम था शाह तहमास्प। शाह तहमास्प ये ईरान के राजा थे। और ईरान समझो कि वो क्या है, शिया सेक्ट को बिलोंग करता है। हम सब जानते हैं आज भी कि ईरान में कौन रहते हैं, शिया मुसलमान रहते हैं। तो हुमायूं जब वहां भागे, ईरान भागे, शरण लेने भागे, तो शाह तहमास्प ने कहा हुमायूं से कि तुम सुन्नी हो, एक काम करो शिया बन जाओ, तुम सुन्नी हो ना, शिया बन जाओ। अब जाहिर सी बात हम सब जानते हैं कि शिया सुन्नी की टेंशन्स बहुत ज्यादा है इस्लामिक परंपरा में, इस्लामिक कल्चर में, और एक सुन्नी को शिया बनने के लिए बोला जाएगा तो जाहिर सी बात है भाई खून खौल जाएगा। लेकिन रोचक बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुमायूं एक्सेप्ट कर देता है कि ठीक है भैया मैं इबादत करूंगा तुम्हारे अली को। तो वो अली जो है उनको सम्मान करता है, वहां के जो इमाम थे, इमाम को वो सम्मान करता है, मान जाता है कि ठीक है भाई मैं शिया बन जाता हूं। और वो ये कहते हैं कि ये चीज हुमायूं की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाती है, हुमायूं का जो एक एक्सेप्टेंस का एक बिहेवियर है और चीजों में ढलने का जो उसका बर्ताव है, ये हुमायूं की दिखाती है। लेकिन वो ये कहते हैं असली जो दिक्कत आई इस समय वो उसके सोल्जर्स ने करी, क्योंकि जो उसके सिपाही थे वो सुन्नी थे और वो मना करते हैं कि भैया नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा शिया। तो हुमायूं था एक राजा होने के बाद, एक बादशाह होने के बावजूद हुमायूं एक्सेप्ट करता है कि मैं बनता हूं शिया। लेकिन असली जो दिक्कत आई थी वो उसके सिपाहियों ने करी। तो मतलब सिपाही बेकार है, हुमायूं परिस्थिति के हिसाब से ढलता है। और उस समय जो ईरान के जो वजीर आजम थे जिनका नाम था वालिद करके कुछ था,
तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से, आप देखेंगे, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट उसके जो वहाँ के वजीर आजम थे, उन्होंने कैसे शहद हमास के साथ हुमायूं का गठबंधन किया, हुमायूं के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए, वो सारा डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। तो अकबर का ज्यादा नहीं है, लेकिन हुमायूं की थोड़ी बहुत कहानी हमें इस सोर्स से, तस्किरातुल वकीयत से देखने को मिलती है। अगला जो सोर्स है इसके बाद वो है वेरी फेमस सोर्स, जिसका नाम है हुमायूं नामा। तो अगला सोर्स जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हुमायूं नामा, और ये सोर्स लिखा था गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने इस सोर्स को लिखा। गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी, सगी बहन नहीं बट हुमायूं की चचेरी बहन कहो, क्योंकि हुमायूं के फादर बाबर ने शादी करी थी दिलदार बेगम से। तो दिलदार बेगम और बाबर की ये सुपुत्री थी, इन दोनों की ये बच्ची थी। तो वो रॉयल प्रिंसेस नहीं थी बट हुमायूं की बहन थी दूर की। रोचक बात यह है कि बाबर की डेथ हमें पता है 1530 में हो जाती है, इनका इंतकाम जो है 1530 में हो जाता है। हुमायूं की जो माँ थी, अगर आप इसको देखें, हुमायूं की माँ ने गुलबदन बेगम को एडॉप्ट किया, और अगर आप हुमायूं नामा पढ़ेंगे तो उसमें बड़े भावुक उस पे गुलबदन बेगम ने लिखा है कि कैसे मुझे हुमायूं की माँ ने एक्सेप्ट किया। और एक और बात वो कहती हैं कि जो हुमायूं की माँ थी वो पोता बहुत चाहती थी, उनको पोते की बड़ी डिमांड थी, और इसलिए उस चक्कर में उन्होंने हुमायूं की मल्टीपल शादियां कराई, मल्टीपल वाइफ्स, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था। तो उस चक्कर में उन्होंने बहुत सारी शादियां हुमायूं की करवाई। गुलबदन बेगम की अगर मैं बात करूं तो इनके एक बड़े भाई थे, सगे भाई थे, उनका नाम था हिंदल। हिंदल करके उनका नाम था, जो कि गुलबदन बेगम से 4 साल बड़े थे। 4 साल बड़े थे गुलबदन बेगम से। और हुमायूं जो है जब वो बड़े होते हैं, क्योंकि 1530 में जब बाबर की डेथ हो गई थी, तो जस्ट 4 साल बाद आप देखेंगे 1534 में आते आते हुमायूं की माँ की भी डेथ हो गई थी। तो वो ज्यादा नहीं जी थी, मात्र 4 साल जी थी, बट वो ये बताती है हमें गुलबदन बेगम कि जब भी हुमायूं किसी युद्ध में जाते थे और युद्ध में जीतकर आते थे, तो एक जश्न की तरह उनकी माँ बिल्कुल अरेंजमेंट्स करती थी, एक जश्न की तरह वो जीवन को जीती थी। तो ये सारी बातें छोटी मोटी डिटेल्स हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं कि गुलबदन बेगम कैसे इन सब एटमॉस्फेयर में ढलती हैं और कैसे उनको एक्सेप्ट करती हैं हुमायूं की माँ। इसके बाद हमें एक कहानी और हुमायूं के बारे में पता चलती है कि 1538 में चौल का जो युद्ध था, चौस, एक्चुअली बैटल ऑफ चौस में जब हुमायूं जाते हैं, तो वो जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले गुलबदन बेगम की शादी करवा देते हैं खिज्र खान से। तो खिज्र खान एक मंत्री थे, एक नोबल थे हुमायूं के, और उन्होंने खिज्र खान से गुलबदन बेगम की शादी करवा दी, और फिर वो युद्ध में, वॉर में चले गए। शादी करवाई और युद्ध में चले गए। रोचक बात यह है कि युद्ध में वो चले गए, हम सब जानते हैं, फिर 1540 में रह गए, तो 2-3 साल वो बिल्कुल शेरशाह सूरी से टक्कर में थे। इतने में क्या हुआ, ये गुलबदन ने लिखा है बकायदा हुमायूं नामा में। इतने में क्या हुआ कि हुमायूं के जो भाई साहब थे, वही कामरान के मैं जो बात कर रहा था, तो कामरान ने क्या किया, कामरान ने जबरदस्ती गुलबदन बेगम को अपने साथ वो लाहौर ले गया। लाहौर वो अपने साथ गुलबदन को ले गया, और गुलबदन ने ये लिखा है कि मैंने बहुत मना भी किया था, मैंने बहुत मना किया था, मैं नहीं जाना चाहती हूं, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जबरदस्ती कामरान गुलबदन को अपने साथ लाहौर ले गया। तो अब हुमायूं तो उस समय युद्ध में बिजी है, व्यस्त है। तो जब हुमायूं वापस आता है अराउंड 42-43 के आसपास, तब वो जाके गुलबदन से मिलता है, और सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था। आप देखेंगे अगर हुमायूं के
कामरान के साथ अच्छे नाते नहीं थे, भले वो उसका सगा भाई था लेकिन अच्छे नाते नहीं थे। आप ये देखेंगे 1542 में हुमायूं ने लाहौर जीता, क्योंकि हुमायूं जब युद्ध से लाहौर आया तो वो लाहौर जीत गया। काबुल में उसने कब्जा किया आगे चल के, लेकिन 1545 में कामरान ने कब्जा कर लिया काबुल में। आप समझ रहे हैं, एक स्ट्रगल चल रहा है दोनों भाइयों के। अंत में जाके फिर हुमायूं जो है कामरान को अंधा करवा देगा और फिर जाके वो काबुल, लाहौर इन सब में कब्जा करेगा। तो यहां पे क्या हुआ, जब हुमायूं युद्ध से लाहौर आया तो फिर उसने कामरान के साथ थोड़ी सी बात करी कि भाई देखो ये क्या कर रहे हो, शाही परिवार से हो, ये सब तुम पे सूट नहीं करता है, सत्ता की क्यों लोभी हो, मैं अपने से बता रहा हूं। तो दोनों भाइयों में कुछ बात साठ गांठ बनी नहीं। अंत में ये हुआ, इसका एक डिसीजन ये निकला कि कामरान जो है वो अपने साथ गुलबदन को ले जाएगा और हुमायूं जो है, हुमायूं वो अपने साथ दिलदार बेगम को ले जाएगा। दिलदार बेगम कौन है, हम सब जानते हैं, गुलबदन बेगम की मां दिलदार बेगम। तो हुमायूं तो चला गया लाहौर की तरफ और कामरान चला गया काबुल की तरफ, अफगानिस्तान। और इसके बाद गुलबदन बिल्कुल भी कभी हुमायूं से नहीं मिलती और वो सीधा, आप देखिए 1550 के आसपास की बात है, 45 के आसपास की बात है, एक्चुअल डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सीधा मिलेंगी इसके बाद अकबर से। गुलबदन बेगम जब अकबर सत्ता में आएंगे और अकबर से भी वो मिलती है 1558 में, 57-58 में। जरा सोचिए 15-20 साल वो काबुल रही। और एक और डिस्क्रिप्शन हमें गुलबदन बेगम ने दिया है इसमें, एक कामरान ने हिंदल को मारा था जान से। हिंदल कौन था, मैंने आपको बताया था, गुलबदन बेगम का सगा भाई। उसका वो बहुत ही भावुक विवरण देती है, डिस्क्रिप्शन देती है कि कैसे इसने मेरे सगे भाई को मारा। ये सारी चीजें हमें गुलबदन बेगम बताती है। और फिर वो सीधा अकबर से मिलती है। अब अकबर की जो मां थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। और गुलबदन बेगम के अच्छे नाते थे बहुत ज्यादा हमीदा बानो बेगम के साथ। इनफैक्ट वो पूरा डिस्क्रिप्शन देती हैं कि जब हुमायूं ईरान भागे थे जान बचाने के लिए, तो कैसे शाह तहमास्प के दरबार में हमीदा बानो बेगम ने किरदार निभाया, एक रोल निभाया। फिर जब वो अकबर से मिली, इनफैक्ट आप देखेंगे अगर इन सारे के सोर्सेज में महिलाओं को लेकर अभी तक किसी ने बात नहीं करी है। सब जो है राज दरबार की बात कर रहे हैं, सब जो है राजा बादशाह की बात कर रहे हैं। अगर आपने ऑब्जर्व नोट किया, गुलबदन बेगम वो पहली महिला थी जिन्होंने बेबाक तरीके से जो मुगल हरम होता था, उस हरम में महिलाओं की क्या दशा होती थी। और वो महिलाएं जो अलग अलग बिरादरी से, अलग अलग क्लासेस से आती थी, अलग अलग जातियों से आती थी, मुगल हरम में उन महिलाओं की क्या दशा होती है, इस पे बहुत खूब लिखा है। और महिलाओं की जो ग्रीवांसेस हैं, महिलाओं की जो पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, उसके बारे में गुलबदन बेगम ने लिखा है। एंड देन आप देखेंगे जब वो अकबर से मिली तो कुछ समय अकबर के साथ रही, दरबार में रही, लेकिन फिर वो मक्का के लिए निकल गई। तो 1575 के आसपास वो मक्का के लिए निकल जाती हैं और 3-4 साल रहने के बाद वो फिर वापस लौटती हैं काफी समय के बाद। और अराउंड 1603 में इनका जो है इंतकाम हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो गुलबदन बेगम का जो जीवन रहा, अगर मैं आपसे बात विस्तार से करूं तो काफी कष्टों से रहा। भाई का चले जाना, माता का अपनाना हुमायूं, फिर उसका अपहरण हो जाना। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको जो है गुलबदन बेगम के काम से देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीखने की बात यह है कि पॉलिटिकल टेंशन्स ने कैसे हुमायूं को शेप अप किया और कैसे वो बाकी अदर सेक्शंस की बात कर रही हैं
और महिला में हमीदा बानो बेगम ने क्या रोल करवाया दरबार में, ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने डिटेल से डिस्कस करी हैं। तो अभी हमने दो सोर्सेज डिस्कस करे, हुमायूंनामा और तज़किरातुल वकीयत। अगला जो सोर्स है, अगला जो फारसी सोर्स हमारे पास है, उसका नाम है तज़किरा तज़किरा ए हुमायूं, तज़किरा ए हुमायूं व अकबर। ये किताब का नाम है बेसिकली, तज़किरा ए हुमायूं व अकबर। ये अगला पर्शियन ट्रेडिशन, अगला पर्शियन पुस्तक हमारे पास है जो मुगल दरबार के बारे में जानकारी देती है। और इसके जो ऑथर हैं, इसको जिसने लिखा है, उनका नाम है बायज़िद। किसने लिखा है इसे? बेसिकली इसको लिखा है बायज़िद ने। और यहाँ पे अब वो पहली पुस्तक आ गई है जो अकबर के बारे में बात भी करेगी, हुमायूं के बारे में भी बात करेगी और अकबर के बारे में भी खुल के अब बात होगी आगे। अभी तक हम हुमायूं तक रिस्ट्रिक्टेड थे, राइट। बाबर के बारे में उतना नहीं मिलता, क्योंकि बाबर आप जानते हो वो रहा कितना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद वो मात्र 4 साल रहा एंड देन उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका परिवार ही आने में 29 में तो उसका परिवार ही आया था यहाँ पे भारत, और अगले साल उसकी डेथ हो गई थी बाबर की। वो ज्यादा नहीं जी पाया था, अब थक गया था, कई रीजंस है। लेकिन हाँ, हुमायूं के बारे में एक डिस्क्रिप्शन है जो हमने अभी तक देखा। अब जो अगली पुस्तक है तज़किरा ए हुमायूं व अकबर, इसको बायज़िद ने लिखी है। लेकिन आप इस बायज़िद को उस शेर शाह सूरी वाले बायज़िद से मत कंफ्यूज कर दीजिएगा, ये अलग है, बिल्कुल अलग पार्टी है, ये मुगलों के साथ है, ये दूसरा बायज़िद है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो बायज़िद, जैसे कि मैंने कहा, बायज़िद जो थे अगेन ये भी हुमायूं को जानते थे। इनफैक्ट ये हुमायूं से मिले थे, ईरान में ही मिले थे। देखिए, जब हुमायूं ईरान भागी, इसको आप ऐसे देखिए, जब कन्नौज का युद्ध हुआ तो उसके बाद जब हुमायूं ईरान गए तो वहां पे वो कई लोगों से मिले, आप समझ रहे हैं, और उनमें से काफी लोग भारत आते हैं हुमायूं के साथ। कुछ उसके सर्वेंट्स बन जाते हैं, कुछ उसकी बात से प्रभावित होते हैं। तो ये वही लोग हैं जो हुमायूं के साथ रहे हैं और अपना उस एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं। तो ऐसे ही बायज़िद थे जो कि हुमायूं से मिलते हैं, और मिलने के बाद इनफैक्ट ये मिलते हैं हुमायूं से मशदाद करके एक जगह है वहां पे। सो मशदाद एक प्लेस है वहां पे, ये वहां मिलते हैं और हुमायूं के सर्वेंट बन जाते हैं। और वो सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे वो, अगेन सब एक ही बात कह रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चीजें भी बता रहे हैं। अब बायज़िद की कहानी थोड़ा सा रोचक कहानी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कामरान को हुमायूं ने अंधा करने भेजा, लेकिन उससे पहले भी हुमायूं ने कई बार कामरान को समझाने की कोशिश करी। आप देखेंगे इनफैक्ट जब हुमायूं कामरान को समझा रहे होते हैं तो हुमायूं तो ईरान में है, कामरान तो काबुल में बैठा है, तो वो बायज़िद के साथ वो बैरम खान को भेजते हैं। अंधा करने से पहले की बात है, तो बैरम खान को वो बायज़िद के साथ भेजते हैं और कामरान को समझाने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगेन कामरान समझते नहीं है, वही चीज है, बट एक वो आप समझो कि कब से वो उनके साथ है। तो जब वो गए, अब रोचक बात यह है कि बायज़िद तो गए काबुल। अब जैसे ही बायज़िद काबुल गए तो देखते क्या है कि काबुल में तो जो गवर्नर थे वो बायज़िद के भाई साहब, सगे भाई है। ये बिल्कुल रोचक कहानी है कि ये बताता है कि पावर डायनेमिक्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। तो बायज़िद गए काबुल, काबुल में देखा मेरा गवर्नर साहब तो मेरा सगा भाई है, तो मैं कैसे हुमायूं का साथ दूं। तो यहाँ पे बायज़िद जो है पार्टी बदल देता है, पार्टी चेंज कर देता है। अब 45 के 1545 के आसपास की बात है। फिर जब 1550 में 1550 में हुमायूं जब आता है काबुल, क्योंकि अब कुछ बात हो नहीं रही थी, हुमायूं तो अनसेटिस्फाइड नहीं है, तो जब हुमायूं काबुल आया तब वो बायज़िद जो है इसने दोबारा दल बदला और ये दोबारा हुमायूं के साथ हो गया। आप समझ रहे बायज़िद कैसा इंसान है। बायज़िद अपनों के साथ भी रहना चाहता है, बट उसको अपना जीवन भी प्यारा है, वो नहीं मरना चाहता। सो हुमायूं जब आया
1550 के आसपास, तो फिर वो वापस से हुमायूं के पास आ गया। और फिर उसके आगे की कहानी वही है कि कैसे काबुल पे एनेक्सेशन, काबुल में कब्जा होता है और वो सर्वेंट, दास बन जाता है। जाहिर सी बात है सर्वेंट बन जाएगा, क्योंकि भाई धोखा दे रहा है फिर दोबारा साथ में आ रहा है, तो हुमायूं क्यों ही उसको ऊपर का दर्जा देगा, तो हुमायूं फिर उसको सर्वेंट बना देता है। तो सर्वेंट वो बनाता है, लेकिन 51-52 में आप देखेंगे, 51-52 में जब काबुल हाथ में आ गया हुमायूं के, तो अब काबुल में तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब हुमायूं यहां से पंजाब की तरफ जाएगा वापस से भारत में कब्जा करने के लिए, जो कि हुमायूं करेगा 1555 में फाइनली, सूर वंश को खत्म करके, क्योंकि सूर फिर आगे उतने पावरफुल नहीं रहते। और फिर 56 में डेथ हो जाएगी और अकबर साहब आ जाएंगे 1556 में, 56 में। लेकिन इससे पहले कि वो हुमायूं पंजाब की तरफ आगे बढ़े, हुमायूं साहब काबुल का जो गवर्नर है, वो एक इंसान है, उसे बनाते हैं, जिनका नाम है मुंशी खान। वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी, मुंशी खान। तो काबुल में वो अपने एक इंसान, अपने एक बंदे को, जिसका नाम था मुंशी खान, मुंशी खान को वो गवर्नर बना देंगे। वहां पे मुंशी खान के अधीन वो रख देंगे बायजीद को, और बायजीद जो है मुंशी खान को सर्व करेंगे। और हुमायूं फिर अपना आगे निकल जाएगा पंजाब की तरफ। तो अब बायजीद जो है वो मुंशी खान के साथ रहेंगे। और बायजीद ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे मुंशी खान के साथ वो रहे, क्या क्या रिफॉर्म्स करे, काबुल का अपना एक्सपीरियंस बताया है, वो सारा बताया है मुंशी खान ने, बायजीद ने। तो फाइनली हुआ क्या, जब अकबर सत्ता में आए 1556 में, जब अकबर सत्ता में आए, तो 1560 के आसपास हुआ क्या था, जरा इसको समझिएगा। अकबर अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, क्योंकि हुमायूं तो डेथ हो गई। तो अब भाई जाहिर सी बात है, बच्चा कैसे सल्तनत को चलाएगा, डायनेस्टी को चलाएगा। तो कुछ समय के लिए बैरम खान, वही बैरम खान जिसकी मैंने आपसे बात करी, यही बैरम खान जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए थे, बैरम खान फिलहाल के लिए बादशाह बन जाएंगे, ऐसे एक्टिंग रूलर। मतलब वो असली राजा नहीं है, लेकिन जब तक अकबर छोटे हैं तब तक बैरम खान वहां पे शासन करेंगे। तो बैरम खान अभी रूल कर रहे हैं। 1560 में अकबर ने क्या किया, अकबर ने काबुल के सारे नॉबल्स को बुला दिया कि आओ जरा आगरा में आओ, आगरा में थोड़ा सा आपका ब्रेकफास्ट करते हैं, पिज्जा खाते हैं, मजाक कर रहा हूं। तो इन सबको अकबर ने बुला दिया आगरा। आगरा चले गए मुंशी खान, मुंशी खान चले जाएंगे तो भैया बायजीद भी जाएंगे। एक बात समझिए, मैं बायजीद पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि भैया किताब ही उसने लिखी है, उसी की बात होगी। तो चले गए, सब वहां मिल गए। तो फिर फाइनली हुआ क्या, अकबर ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया, मतलब बहुत ही, आप समझो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट डिसीजन लिया। अभी तक जो वजीर थे, अभी तक जो वजीर आलम थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे मुगल सल्तनत के, वो थे बैरम खान। लेकिन अकबर ने सोचा कि अब बैरम खान को हटाना है, और बैरम खान को हटा के उन्होंने वजीर की जो पोस्ट है, पीएम की जो पोस्ट है, जो न्यू वजीर बनाते हैं वो बनाते हैं मुंशी खान को। तो मुंशी खान जो है नए वजीर बन जाते हैं। और अब आप ये समझो कि मुंशी खान पूरे, एक्चुअली इनका नाम मुनीम खान है, मुनीम खान इनका करेक्ट नाम है। तो मुनीम खान पूरे, आप देखेंगे पूरे सल्तनत के वजीर हैं, बहुत ही पावरफुल तगड़ी पोस्ट है। तो आप सोचिए जब वो बन गए हैं तो बायजीद की भी तो जो सत्ता है वो बढ़ गई, बायजीद की भी पावर बहुत बढ़ गई। तो वो क्या करते हैं, मुनीम खान बायजीद को बनारस की जागीर दे देते हैं, बनारस की जागीर। आप सब जानते हैं जागीरें दी जाती थी, जमीनें दी जाती थी, तो बनारस की दे दी थी। लेकिन बनारस की जागीर देने से पहले एक्चुअली हुआ क्या था, 62-63 के आसपास तुगलक या उज़्बेक जो है, उज़्बेक रेबेलियन हो गया था। ये जौनपुर साइड हो गया था, जौनपुर बनारस साइड, वहाँ के लोकल ट्राइबल्स जो उज़्बेकी चीफ्स थे उन्होंने रेबेलियन कर दिया। उनको जब दबाया तब जाके उस एरिया का कैप्चर मिला मुगल्स को, एंड देन जब वो एरिया जीता
तब ये बनारस की जो जागीर है वो बायजिद को दी गई। ठीक है, अब बायजिद का यहां से रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायजिद जब बनारस गए, इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है और ये बड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि ऑथर लिख क्या रहा है उसकी धारणा काफी प्रभावित होती है उसकी खुद की एक्सपीरियंसेस से। आप समझिए इस बात को। तो बनारस गया आदमी, बनारस जाने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे एक थोड़ा गलत काम उसने किया। देखिए, बायजिद जो था ये ऑर्थोडॉक्स था, बायजिद कट्टर था, कट्टर आदमी था, बिल्कुल कट्टर आदमी था। तो बनारस जब गया तो बनारस में एक बहुत ही पुराना सा मंदिर था, इनफैक्ट वो एक मंदिर था, और उसने वो मंदिर को डिस्ट्रॉय किया, उस टेम्पल को बनारस के उसने डिस्ट्रॉय किया। और आज के डेट में हमें पता कैसे चला, क्योंकि एक पिलर उसका आज भी हमें देखने को मिला था हिस्टोरियंस को। तो उसने जब मंदिर डिस्ट्रॉय किया और उसके बदले उसने वहां पे मस्जिद बनाई, एक मॉस्क बनाई, और मस्जिद के साथ साथ उसने एक स्कूल बनाया, इनफैक्ट 2 स्कूल्स बनाए। तो उन स्कूल को चलाने के लिए भी अकबर ने काफी जागीरें, मतलब 2 गांव दे दिए थे एज अ जागीर, कि भाई तुम उन टीचर्स को भी संभालोगे तो उसके लिए तुम और 2 गांव ले लो एज अ जागीर। लेकिन हुआ क्या, जब वो मंदिर तोड़ता है, एक बात ध्यान रखिए, हिंदू मेजोरिटी में है ना, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो हिंदू आर इन मेजोरिटी। तो हिंदू काफी इससे खफा हो गए, काफी नाराज हो गए, यार इसने हमारा मंदिर तोड़ा है और मस्जिद बनाई है। तो हुआ क्या, जब टोडरमल, टोडरमल कौन थे? टोडरमल अकबर के एक नवाब थे, एक मंत्री थे, जो कि 9 नवरत्न में से एक थे, राइट। टोडरमल गए जौनपुर, बनारस जौनपुर एक ही बात है, राइट, मतलब आसपास का एरिया। टोडरमल जब जौनपुर गए या जब बनारस वो उस जगह गए, तो गांव वाले ने टोडरमल से करी शिकायत, इसने तो यार हमारा मंदिर तोड़ा है, तुम देख लो यार, इसको सजा दो। तो टोडरमल ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे असेसमेंट करने दो, मुझे ऑडिट्स देखने दो, मुझे अकाउंट्स देखने दो कि इसने कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं करी है। तो फिर फाइनली जौनपुर में जब वो आए और जौनपुर में जब उन्होंने पूरा अपना असेसमेंट किया, तो उनको पता चला कि जो बायजिद है काफी ऑनेस्ट आदमी है और इसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, इसने कोई फ्रॉडगिरी नहीं करी है, बिल्कुल इसने ईमानदारी से काम किया है। तो सारे दोष उससे वो मुक्त हो गया। लेकिन रोचक बात यह है कि दोष अब कुछ नहीं है, टेक्निकली तो वो वहां पे जागीर संभाल सकता था, लेकिन वो इतना हिल गया। देखिए, उसने मंदिर तोड़ा है तो इसको गलत मत लीजिए, मतलब उसकी उसकी उससे सोचिए, उसकी पर्सपेक्टिव से सोचिए कि वो कट्टर आदमी है, और जाहिर सी बात है जो कट्टर होगा वो तो तोड़ेगा ही। लेकिन जो उसने बाकी काम करे, जैसे उसने स्कूल बनाया है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, वो मक्का भी जाएगा, तो आप देखेंगे कि सारे दोष से मुक्त जब वो हुआ, उसने खुद से ही जागीर छोड़ दी, और उसने फिर अपने पूरे जीवन में कोई जागीर नहीं ली। वो इतना खफा हो गया, इतना दुखी हो गया कि उसने सारी जागीरें छोड़ दी और कहा कि नहीं, अब मैं नहीं जो है दोबारा से शासन करूंगा, दोबारा से यहाँ पे नहीं आऊंगा। देन कुछ साल वो बायजिद जो है कुछ साल रहते हैं ऐसे ही बिना किसी जागीर के, कुछ युद्ध में भी जाते हैं वो अपने मालिक मुंशी खान के साथ, मुंशी मुनीम खान के साथ वो युद्ध में भी जाते हैं। देन फाइनली हुआ क्या कि 1565 में बैरम खान की जब डेथ हुई तो चेंजेस आए, लेकिन 1575 वो साल था, 1575, जब मुनीम खान की डेथ हो गई। मुनीम खान की डेथ हो गई। मुनीम खान की डेथ क्यों हुई? क्योंकि वो बंगाल उस समय गए थे, 74 के आसपास बंगाल गए थे युद्ध करने के लिए, और वहां के राजा ने उसको गौर में हरा दिया। गौर एक जगह है जो कि बंगाल में पड़ती है, इन बंगाल। तो मुनीम खान की डेथ हो गई। अब जब मुनीम खान की डेथ हुई तो अकबर ने फिर अब यहाँ पे बायजिद को संभाला। अकबर अब बायजिद पे कंट्रोल करेगा, और अकबर क्या करेगा, बायजिद को आगे चल के बायजिद को भेजेगा महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए। महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए। हालांकि वो बच के आ जाएगा और उसके बाद फिर वो इन सब चीजों से बिल्कुल उठ जाएगा, और बायजिद फिर आगे मक्का जाएगा, और मक्का में भी आप देखेंगे वो काफी साल तक रहेगा, और वहां पे
फ्लोर को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, वहां पे भी कंस्ट्रक्शंस करेगा और उसकी फैमिली को वो भेज देगा वापस, क्योंकि उसका मन तो ये था कि वो हमेशा के लिए बस जाए। लेकिन जब वो अपने परिवार को वापस भेजता है भारत, क्योंकि मक्का में उसकी वाइफ का इंतकाम हो गया था और उसका एक बच्चा वो भी मर गया था, तो बाकी लोगों को उसने भारत भेजा और सोचा तो उसने यही था कि मैं यहीं रुक जाता हूं। लेकिन हुआ क्या, जब उसका परिवार गया वापस तो दमन में उसके परिवार वालों को रोक दिया गया। तो भाई अब उसको संभालना था अपने परिवार को, बाकी सदस्यों को, तो वो वापस आता है और फिर वो नॉर्मल एक्टिविटीज में लगता है। आप ये देखेंगे कि लाहौर में भी आप देखेंगे, लाहौर में भी बैजिद ने काफी कंस्ट्रक्शंस करे हैं। इनफैक्ट एक ब्रिज बनाया है, अपने लिए एक नया घर बनाया है, न्यू हाउस उसने बनाया है और कई चीजें बनाई है। तो काफी उसने कंस्ट्रक्शंस करे हैं, वो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत जाना जाता है। और फिर उसका एलिवेशन होता है धीरे धीरे पोस्ट में, और अकबर फाइनली उसको बना देता है 1585 के आसपास। 1585 के आसपास अकबर उसको फतेहपुर सीकरी, हम सब जानते हैं आगरा में जहां अकबर रहते थे, मेजर कंस्ट्रक्शन मतलब मेजर जगह थी आगरा की, उसको वो ट्रेजरर बना देते हैं। और फिर 2 साल के बाद 1587 में, ये पूरी कहानी बैजिद की है, 1587 में 2 साल के बाद बैजिद को पैरालाइज का अटैक आ जाता है। ही गॉट पैरालाइज्ड, बैजिद को पैरालिसिस हो जाता है। और इनफैक्ट पैरालिसिस होने के जस्ट 1 साल पहले उसको कुतुबेक, या जो किचन की पोस्ट है, किचन का जो मुखिया है, उसकी भी पोस्ट मिल गई थी। तो आप देख रहे हैं उसको कितना ज्यादा एलिवेशन मिल रहा है अकबर के काल में, अकबर के टेन्योर में। तो ये सारी कहानी अभी बैजिद की है। अब बात ये करेंगे कि बैजिद ने लिखा क्या है, क्योंकि अब जाहिर सी बात उसे पैरालाइज हो गया है और पैरालाइज के बाद वो किताब लिखेगा। तो अबुल फजल बकायदा एक आदमी देगा बैजिद को और बैजिद बोलेगा और वो लिखेगा, क्योंकि वो नहीं लिख सकता है बैजिद, राइट। तो आप देखेंगे इस पुस्तक में क्या क्या है। ओके, तो अब बात ये करेंगे कि इस किताब में उन्होंने लिखा क्या है, इस पुस्तक में लिखा क्या है। अभी तक हमने बैजिद के जीवन के बारे में देखा, काफी कष्टदायी जीवन था हम कह सकते हैं। लेकिन अब हम बात ये करेंगे कि उन्होंने किताब में क्या लिखा है। तो अगर मैं बात करूं कंटेंट्स की, पुस्तक में क्या लिखा है, तो पहले तो उन्होंने खुद के इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, राइट। खुद के उन्होंने इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, अपने खुद की धारणाएं बताई हैं, खुद का थॉट प्रोसेस बताया है कि वो कैसे किस चीज को देखते हैं। और अकबर ने ही कहा था इन्हें कहने के लिए, इसलिए वो लिखते हैं लास्ट में अपने याददाश्त से। तो आप देखेंगे वो कनेक्शन मिसिंग है, वो लिंक नहीं है किताब में, कनेक्शन नहीं है। कभी इधर जा रहे हैं तो कभी इधर जा रहे हैं, क्योंकि याद से लिख रहे हैं ना, याददाश्त से लिख रहे हैं किसने उस समय क्या बोला था, और इतनी पुरानी बातें लिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है इस किताब में, जो उन्होंने अकबर का डिस्क्रिप्शन दिया है, जो अकबर का, जिल्ल इलाही का जो डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, वो बहुत खतरनाक अच्छा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है अकबर के बारे में। वो ये कहते हैं कि अकबर जो थे वो सेवियर ऑफ इस्लाम थे, ही वॉज सेवियर ऑफ इस्लाम। वो उस इस्लाम को बचाने वाले आदमी थे, शरिया को बचाने वाले आदमी थे। और अकबर को नए नए लॉज पास करने में बड़ा मजा आता था। जब अकबर सत्ता में आए तो उनको न्यू लॉज पास करने में, नए नए रेगुलेशंस पास करने में बड़ा इंटरेस्ट आता था, बड़ा मजा आता था। और वो ये भी कहते हैं कि ठीक है, अकबर काफी इंटेलेक्चुअल आदमी थे, काफी पढ़ते थे, शरिया को बचाते थे, लेकिन एट द सेम टाइम अकबर काफी पारदर्शी आदमी थे। ही वॉज फोर साइटेड, ही वॉज फार साइटेड, एक्चुअली ही वॉज फार साइटेड, मतलब वो भविष्य को पहले से देख सकते थे। और वो एक किस्सा बताते हैं जिसमें वो एक वार्तालाप को डिस्कस करते हैं जो अकबर करते हैं मुनीम खान के साथ। तो अकबर और ये बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो अकबर और मुनीम खान का एक डिस्कशन होता है, एक चर्चा होती है, जिसका वो बहुत ही विवरण देते हैं, बहुत ही गहराई से। तो हुआ क्या इसमें, अकबर ने एक दिन अपने
वजीर आजम से पूछा आपने, खाने खना वजीर आजम को ही कहते हैं, खाने खना से पूछा, मुनीम खान से पूछा कि मुनीम भाई तुम ये बताओ कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती है, मतलब क्या अच्छा सोचती है, ये कैसे सोचती है मेरे बारे में। अब आप देखो, अकबर पूछ रहा है मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। भाई वो बादशाह है, वो चाहता तो उसको क्या पड़ी थी, अपना ऐशो आराम से रहता, लेकिन 50 साल सल्तनत को भारत में इकट्ठा करके रखना, इट्स नॉट अ जोक। आप चाहे बुरा माने भला माने, वो पारदर्शी आदमी था, वो फार साइटेड आदमी था तो था। अब आप ये देखो, मुनीम खान ये कहता है कि जिल्ले इलाही जनाब, जनता तो आपसे बहुत ही खुश है जब से आपने अपने सगे भाई को, मतलब सगे भाई नहीं, अपने एक भाईजान को मारा है। अब आप ये देखिए, अकबर ने अपने एक भाई को मारा था, और उस भाई ने एक्चुअली किया क्या था, अतक खान उसका नाम था, उस भाई का नाम था अतक खान। उसने अकबर के एक जनरल को मारा था, जो अकबर के काफी प्रिय था, काफी करीबी अकबर का जनरल था, उसको मारा था इसने, काफी क्लोज उसके जनरल थे, उसको मार दिया था। तो अकबर के लिए भाई जरूरी नहीं था, अकबर के लिए आदमी जरूरी था, जो उसके लिए सेवा करता था, जो सल्तनत को चलाता था। तो उस अपने प्रिय जनरल के लिए उसने सोचा अपने भाई को मार दिया, उसने अपने भाई का खून किया, खुद से मारा। उसकी उसका जो है वो चचेरा भाई था, चचेरा भाई, एंड मुझे लगता है कि अगर सगा भाई भी होता तो शायद मार देता। तो मुनीम खान कहते हैं कि आपने तो अपने सगे भाई को मारा है, तो जनता तो आपके बारे में बड़ा अच्छा सोचती है, आपसे बहुत खुश है। अकबर पता है क्या बोलता है, अकबर का जवाब सुनेंगे। अकबर कहता है कि नहीं, ये बात नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूं, ये मैं नहीं चाहता कि लोग सुने। कोई दूसरी वजह है जिसके कारण लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं, लोग मुझे अच्छा मान रहे हैं, और मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं बोलोगे क्योंकि तुम कुछ लोगों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे वो बात पता है कि तुम्हें भी वो बात पता है जो तुम नहीं बोल रहे हो। ये अकबर ने कहा भाई द वे। तो मुनीम खान बोलेंगे, क्या बात कर रहे हो, कौन सी बात है जो जिससे लोग आपसे वाकई में खुश हैं। फिर अकबर कहते हैं कि बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने अपने चचेरे भाई को मारा, बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है कि पंजाब के इलाके में जो बाकी लोग थे, जो अतक खान से करीबी लोग थे, जो उसके उन अदर रिलेटिव्स को, जो मेरे चचेरे नाते में आते हैं, जो मेरे अंकल्स के नाते में आते हैं, जो मेरे चचेरे भाई के नाते में आते हैं, बेसिकली जो इस फैमिली से आते हैं, जो लोग पंजाब में थे, मैंने उनको भारत के, अगर ये भारत है सपोज, तो मैंने इन बाकी रिलेटिव्स को भारत के अलग अलग जगहों पे मैंने जागीरें दे दी। इससे हुआ क्या कि जो मुझे एक रेसिस्टेंस मिलता, जो मुझे एक एक टारगेट, एक एनिमी मिलता, क्योंकि मैंने इसको मारा है, वो मैंने अवॉइड किया। और अगर मैं नहीं करता तो ये पंजाब में जो ये लोग हैं, ये पूरे आगरा में आ जाते और लोगों को, जनता को परेशान करते। तो ये मैंने बड़ा स्टेप लिया, ये मैंने लॉन्ग प्लान लिया है। ये है मेरी असली खूबी, जो लोग नहीं, पता नहीं क्यों नहीं इस चीज को देख रहे हैं, वो बस ये देख रहे हैं कि मैंने अपने भाई को मारा, इसलिए वो खुश हैं। तो आप देखो अकबर कितना दूरदर्शी आदमी था, उसने इम्पैक्ट के बारे में सोचा कि मैंने मार तो दिया, लेकिन इससे अब होगा क्या, तो वो चीज ना हो, तो मैं अपने इन सगे दूर के जो नाते हैं इनको अलग अलग जगहों में भेज देता हूं एज अ जागीर। ये मैं सुनना चाहता हूं, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये तो पॉजिटिव साइड हो गई जो अकबर की वो दिखाते हैं। एक नेगेटिव साइड भी दिखाते हैं वो अकबर की, और वो अकबर को बाय द वे गाजी कहते हैं। ही टेल्स अकबर की अकबर इज गाजी, अकबर जो है वो गाजी है। गाजी का मतलब होता है जो कि कट्टर, बिल्कुल कट्टर से कट्टर जो इस्लामिक उसको करता है। तो वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि अगर कोई इंसान अकबर के सामने आता था, हिंदू या कोई भी बाकी धर्म का, तो उस इंसान के पास दो ऑप्शंस होते थे। पहला, या तो वो इस्लाम को स्वीकार कर ले, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए,
और दूसरा, अगर वो इस्लाम में नहीं कन्वर्ट होगा तो उस काफिर को, उसके लिए शब्द यूज हुआ है काफिर, तो उस काफिर को अकबर खुद ही अपनी तलवार से मार देता था। अकबर खुद ही उसका विनाश अपनी तलवार से कर देता था। ये सब बाय द वे कहा है इन जनाब ने, बायज़िद ने, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो अब एक तरफ तो हम ये जानते हैं कि अकबर ने काफी सारे धर्मों को स्वीकारा है, एक इंटरप्रिटेशन ये आ रही है कि वो काफिरों को मारते थे तलवार से। तो बात यह है, हिस्ट्री इज बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, हिस्ट्री इज नॉट अ सिंगल चैनल ना, ये साइंस नहीं है कि एक रूल है तो वही होगा। आपको अलग अलग पहलुओं से सोचना होता है किसी चीज के बारे में, और तब एक निष्कर्ष आता है, तब एक आइडिया सब निकल के आता है। किसी चीज को ऑन द फेस वैल्यू मानिए मत, आप गहराई में जाइए, आप ठोस वजह देखिए कि अगर कोई चीज बोली जा रही है तो क्यों बोली जा रही है। तो एक तरफ तो काफिर बोला जा रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि अकबर तो इबादत खाने में जो है अलग अलग धर्मों के, पंथों के लोगों को बुलाता था, डिस्कशन कराता था। तो बात क्या है, वो तो भैया ईश्वर ही जाने, अल्लाह ही जाने। तो ये सब चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। एंड इसके बाद वो मुनीम खान का भी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मुनीम खान जब वजीर आजम थे तो वो कैसे जागीरों को मैनेज करते थे, कैसे वो एग्रीकल्चर को संभालते थे, कैसे वो टैक्स सिस्टम को बनाते थे, जस्टिस को कैसे वो देते थे, है ना। ये सारी चीजें वो काफी गहराई से इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अकबर ने बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस कराए, जैसे फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। तो अकबर बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस भी अपने समय करते थे। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो हमें इस पुस्तक तज़किरा ए हुमायूं व अकबर इस किताब से देखने को मिलती है। तो आज हमने 3 सोर्सेस को डिस्कस किया, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा, एक बात और बताता हूं अकबर के, एक लास्ट एंडिंग पॉइंट। देखिए, आप किसी को अच्छा किसी को बुरा मत समझिएगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुगल इतिहास में हो क्या रहा है, दरअसल एक बहुत ही गलत माहौल समाज में आ रहा है, एक बहुत गलत एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अब नए नए करिकुलम में इतिहास से मुगलों को हटाया जा रहा है। देखिए, मुगल को हटाना इज नॉट अ सॉल्यूशन ना, ये सही बात नहीं है। आप अगर, ठीक है, अपने हीरोज जो आप कह रहे हैं, शिवाजी महाराज एंड छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, बाकियों को अगर आप याद करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मुगल्स के तर्ज पे नहीं होगा, आप इनको हटा नहीं सकते। तो मैं यही कहूंगा। और जो नफरत का माहौल है, जैसे कि ये कहा जाता है कि ये तो काफिर थे, अरे भाई साहब, काफिर एक गलत शब्द है, आप उसमें नहीं जाइए। ये कहा जाता है कि ये तो बाहर के लोग थे, इनको क्यों पढ़ा जाए। बाय द वे, अगर आप किसी को बाहर का बोलें तो वो अंग्रेजों को बोलिए, वो ब्रिटिशर्स को बोलिए, जो बाहर से आते थे। वो आते थे, यहाँ लूटते थे, वापस अपने कंट्री जाते, वो बाहर के लोग थे। अकबर का तो जन्म ही भारत में हुआ, अकबर का तो जो डेथ है वो भारत में ही होती है, तो बाहर का आदमी कहां से हो गया। वो तो पैदा ही इधर हुआ, उसकी परवरिश ही इधर ही हुई, वो मरा भी इधर। जहांगीर, शाहजहां सब भारत में पैदा हुए, ये बाहर के कैसे हो गए। तो यही है, हमें थोड़ा सा अपनी माइंडसेट को बड़ा करने की नीड है। और कोई भी ओवरव्यू बनाने से पहले, कोई भी विचारधारा बनाने से पहले हमें गहराई से चीजों को समझना पड़ेगा। किसी को सही किसी को गलत कहना इज नॉट हिस्ट्री। हमें फैक्ट्स पे बात करनी है, हमें एविडेंसेस पे बात करनी है। अच्छा, तो हाँ, मैं एक बात आपको बता रहा था एक एंडिंग नोट में, कि ऐसे आप अकबर को देखिए। देखिए, जब मुनीम खान आते हैं ना 1960 में, जब अकबर उन्हें आगरा बुलाते हैं, तो मुनीम खान को अकबर भेजते हैं काबुल। वो काबुल भेजते हैं। काबुल, ये सपोज पाकिस्तान है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा समझो, इसको रफली समझो। तो काबुल भेजते हैं वो मुनीम खान को। अब जब यहाँ से मुनीम खान जाते हैं काबुल, काबुल क्यों भेजते हैं, क्योंकि काबुल में दरअसल अकबर की जो सौतेली माँ है वो बैठी थी, चूचक। चूचक था उनका नाम बेसिकली, चूचक। तो चूचक कौन थी, ये अकबर की सौतेली माँ है ना, फॉस्टर मदर थी। फॉस्टर मदर, सौतेली माँ वहां पे शासन करती थी काबुल में। तो अकबर ने कहा मुनीम जी को, एक्चुअली इनको भेजा मुनीम खान को, कि तुम जाओ और क्योंकि काबुल में एक्चुअली हो क्या रहा था,
जो चूचक थी वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अकबर को चूचक से कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई चचेरी माँ है इसको भगाया जाए, नहीं ऐसा कुछ, सौतेली माँ है तो भगाया जाए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। दरअसल प्रॉब्लम ये हो रही थी कि काबुल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से नहीं हो रहा था और पावर सेंटर वहां का पतला होता जा रहा था, मतलब इंस्टेबिलिटी आ गई थी, कभी भी सत्ता पलट हो सकता था। तो जब मुनीम खान जाते हैं काबुल की तरफ, तो एक जगह है जलालाबाद, अफगानिस्तान में ही पड़ती है जलालाबाद करके। तो जलालाबाद में चूचक जो है वो अपनी सेना के साथ खड़ी हो गई लड़ने के लिए। मतलब चूचक को काबुल इतना पसंद था कि वो नहीं देना चाहती थी और वो जलालाबाद में सेना के साथ खड़ी हो गई भाई द वे। तब अकबर अगर चाहते तो वो कर सकते थे कि चूचक को मरवा सकते थे कि तुम एक काम करो मुनीम खान, इसको मार के आओ और तुम शासन करो। लेकिन अकबर ने देखा यार ये तो युद्ध का जो है, युद्ध की सिचुएशन आ गई है। तो अकबर जो है वो कहते हैं मुनीम से कि तुम वापस आ जाओ, और मुनीम खान बिना कोई स्टेप लिए, बिना कोई युद्ध करे वापस आ जाते हैं। तो अकबर की जो पॉलिसी ऑफ पीस है उसकी काफी चर्चा होती है। अकबर ने हमेशा से शांति बनाने का प्रयास किया है, राइट। तो ये उसकी एक गुण है, खासियत जो मानना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ये सारा डिस्क्रिप्शन हमें मिला है तज़किरा ए हुमायूं व अकबर से। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बायज़िद के अकाउंट के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कुछ सोर्सेज हैं वो देखेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।